ओके, तो ये क्वेश्चन था बच्चे, देखो ये एक ट्रायंगल अंदर है और एक ट्रायंगल बाहर है ना। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मैं आपको हिंट देता हूं, करना आपने आप ही है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, ऐसे है ना। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे सिमेट्री ढूंढनी है कि कौन सी सिमेट्री यहाँ पे चल रही है। तो बड़ा ये एक्सिस है अभी ए बी, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ए बी ऐसे ही दिखाई दे। दिस अपॉन दिस फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और आपको यहाँ पे देखना है कि फोल्डिंग हो रही है, लेफ्ट और राइट की फोल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बोलो आप जब यहाँ भी एक्सिस चूज करते हो, सुनो ध्यान से, ये आपने एक्सिस चूज करी, ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे ना इस चीज को इग्नोर करो, इस चीज को आप जो पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, आपने उन पॉइंट के बीच में देखना है। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे होता सपोज, तब मुझे ये लेना पड़ना था, तब मुझे नीचे तक एक्सटेंड करना पड़ना था। अब ये पॉइंट है कहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है, तो मेरी एक्सिस कहाँ बनेगी, खाली यहाँ तक बनेगी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ऐसे जब हम लोगों ने ऐसे बेंजीन बनाई थी, याद है आपको? यस सर। वो हम लोग ऐसे करते थे, याद आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सिस लेके फिर हम ऊपर और नीचे ऐसे इस एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे इस एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं, पैरेलल इधर और इधर पैरेलल, क्लियर है? तो होगा क्या यहाँ पे बेसिकली, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके इधर और इसके उधर क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट मार्क करो। इसको अगर मैं x बोल देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपका y है, ये भी क्या हो जाएगा, y, ठीक है। और ये पॉइंट तो क्या कॉमन है, इसके अबाउट तो आप निकाल ही रहे हो। बोलो मुश्किल है? अब क्या करोगे इसके बाद, इसके बाद क्या करोगे सर? इसका इजी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये रेजिस्टेंस इसके बीच में है, x और y के बीच में, ये रेजिस्टेंस इसके बीच में है, x और y के बीच में। तो आप इस वाले पोर्शन को काट दो, कट कर दो, लग रहा है पता? इस वाले पोर्शन को कट कर दो, तो ये कितना हो जाना, y/2, कितना ये r/2 हो जाना, लग रहा है पता आपको? ये वाला कितना हो जाना, r/2, ये वाला कितना हो जाना, r/2। Are you getting this point? आप ये इसका फोटो खींच लो, जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, इसको जैसे बता रहा हूँ वैसे करके देखो। आपने सबने ट्राई किया है? किसने ट्राई नहीं किया मेरे ख्याल से? सुकृति का भी मैसेज आया मेरे पास, और जब मैंने इतना दोबारा से मैंने मैसेज डाला कि भैया आप सेंड करो आंसर, तब आपने सेंड किए, बाकी लोगों ने किसी ने सेंड नहीं किए। आपका आया था लेकिन आपके पता नहीं एक या दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, एक सही है एक गलत है। एक सही है और एक गलत है, सेकंड वाला। इसका आंसर क्या आ रहा था आपका? सही है 3r/5। ऐसे ही किया आपने? बड़ा द पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप आइडिया मिल जाना है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कल हमारी काफी डिस्कशन हुई, यस्टरडे ही केम टू माय होम, और हम लोग काफी देर तक बैठ के बातें करते रहे और इसके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर थे, ठीक है। तो पर्पस ये था, मतलब जो मुझे समझ में आया कि आपको ये कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई सर्किट बना हुआ है
तो उस सर्किट को छोटा कैसे करना है। हाँ जी। अगर उसमें 15 रजिस्टर लगे हैं या 15 कैपेसिटर लगे हैं या 8 लगे हैं, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर करके छोटे से छोटा कैसे बनाते हैं। मतलब 2 का कंप्रेस करके 1 बना दिया, 3 का कंप्रेस करके 1 बना दिया, और नेट सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसके जो वो पॉइंट्स क्लियर हो गए। बाकी लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है तो बच्चे एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, यहाँ पे लगाओ, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं घर पे आना, ठीक है। बाकी लोग यहाँ पे टाइम लगाओ और उसको क्लैरिफाई करो, क्लियर करो, ठीक है। आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे या एक भी नहीं सॉल्व हुआ? 2 हो गए थे, ये वाला नहीं हुआ। तो ये वाला आपने ऐसे ही फोल्डिंग सिमेट्री लगानी, लेफ्ट और राइट का, इसके अबाउट, ये 2 पॉइंट के अबाउट। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता फिर केस अलग होना था, फिर मेरा बट ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है। ओके, क्लियर है। और देखो प्रैक्टिस से आना है बच्चे, अगर आपको अपने आप जजमेंट हो जानी है कि ये सवाल फोल्डिंग से भी हो सकता है, ये सवाल मिरर से भी हो सकता है, ठीक है, और ये सवाल सिंपल पॉइंट पोटेंशियल मेथड से भी हो सकता है जैसे उसने किया है, ठीक है। शेयर करना ग्रुप के अंदर कि आपने कैसे किया, सब लोग देखेंगे उसको। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको आइडियाज आएंगे कि ऐसा करके देखते हैं, हो सकता है आपका वो आइडिया काम कर जाए, क्योंकि कंसेप्ट तो बच्चे एक ही रहेगा, कंसेप्ट 2 नहीं हो सकते। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया पॉइंट पोटेंशियल वाला कि पॉइंट मार्क कर लो और रिड्यूस करते जाओ सर्किट को, उससे आपका हर तरह का क्वेश्चन हो जाना सॉल्व। ओके, इसमें क्या था, ये हो गया था आपका, हो गया था सर। फिर इसका आंसर है 0.5 वही आर्बिट नहीं 0.5 बार जितने की होता 5/10 आर। ओके, और वो क्वेश्चन किया था आप लोगों ने जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था और उसमें कैपेसिटर बैठा हुआ था, वो हो गया था आपका, आप दोनों का हो गया था स्पेशली। बाकी इधर से फ्रेंड्स ट्राई किए कि ट्राई नहीं करोगे तो यार फिर तो बात गलत है। ट्राई करना तो जरूरी है ना, ट्राई करना जरूरी है। ओके, चलो तो मैं नया टॉपिक उठाऊंगा आज, नया टॉपिक कर लेते हो, क्योंकि आपको सीरीज पैरेलल ये जो मैंने बताया आपको, ये सिमेट्री वाला आपको सिलेबस में नहीं आना है, ठीक है। आपके बोर्ड सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है, आपको ये चीज़ें आती है कॉम्पिटिशन के अंदर, ठीक है। जैसे आपने जेई देना है या नीट देना है उसमें आएगा, बट लास्ट ईयर किचन नगर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो बेंजीन वाला था ऐसा हेक्सागन वाला सर, किचन नगर में आया था और मैंने अपने स्कूल में डाला था, ठीक है। डीएवी में भी आया था, बीसी में भी आया था, तो ऑलमोस्ट टीचर डालते रहते हैं जानबूझ के, बट वो एग्जाम में कभी आया नहीं है 10, 12, 15 साल के अंदर, बट टीचर डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं आई वी डोंट नो, ठीक है। अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि आप कितना मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन के लिए तैयार हो जाओ। हमारा मकसद ये होता है कि बाई चांस अगर बोर्ड में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप करने के लायक रहो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल समझ में ना आए कि यार ये क्या डाल दिया, पता ही नहीं लग रहा है, सिर्फ पैर ना बताओ। तो कम से कम आपने वो क्वेश्चन वैसे देखे हुए हैं, अगर आपने देखे होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो अब ठीक है, देखा हुआ है, ट्राई कर सकते हैं इसको, निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ चलो ये चीजें हमने करी है, ट्राई करते हैं, हो सकता निकल जाए। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैंने आपको सर्किट दिया था जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा आना कि जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो, जिसके अंदर आपको करंट निकालना आ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आ जाए, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना आ जाए, सीरीज पैरेलल का भी पढ़ना आ जाए। तो जो क्वेश्चन था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना था, उसके अंदर आपको पहले तो सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, करंट निकालोगे, और उसके बाद में एंड में आके पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो उसमें आपकी पूरी टेस्टिंग हो रही है। खाली इस तरह क्वेश्चन था ना कि भाई नेट रेजिस्टेंस निकालो, बहुत कम आता है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई में आएगा आपको करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो उसके लिए आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी आनी ही चाहिए। तो वहां सीरीज पैरेलल की नॉलेज आपकी टेस्ट करानी है। ओके,
चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लो बच्चे, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। टॉपिक है सेल, बैटरी, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस and internal resistance okay, cell, battery, EMF, terminal potential difference and internal resistance. Okay, now tell me what is the basic difference between cell and battery? Sir, cell combination of cell is known as battery. ये सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं माइनस। जो लंबी वाली लाइन खींचते हैं दैट इज कॉल्ड प्लस, और छोटी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं माइनस ऑफ द बैटरी। दूसरी अगर आपके पास में बैटरी है तो बैटरी इज एज अ सेड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो सेल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कितने सेल है यहाँ पे, 1 2 3, 3 सेल्स को जोड़ के एक बैटरी बना देते हैं। देयर कुड बी n नंबर ऑफ सेल्स, 5 10 15 20। जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, बैटरी बोलते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हो अलग अलग डंडियां लगी होती है ऐसे, इसमें हम पानी का लेवल चेक करते हैं कि वो डंडी जो होती है रेड मार्क से नीचे है या ऊपर है। कम होता है पानी तो हम लोग डिस्टिल वाटर लाते हैं और बैटरी में डाल देते हैं टू इनहैंस द केमिकल रिएक्शन। उससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है और प्रॉपर करंट डिलीवर होता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें डिटेल में आता है वो कैसे बनाते हैं। सॉल्ट ब्रिज वगैरह आता है, सुना है आपने सॉल्ट ब्रिज, पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो ये जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें जो एक एक जो टर्मिनल है जिसमें आप पानी भरते हो, वो बच्चे अंदर जाके एक सेल बनाता है। तो वहां पे मल्टीपल सेल्स होते हैं। अगर 6 उसमें होल है, 6 जगह पे पानी डाल रहे हो, मीन देयर आर 6 सेल्स, और वो 6 सेल अंदर जो है वो कंबाइन होकर बैटरी बना रहे हैं। और हर सेल की एक वोल्टेज कैपेसिटी है या चार्ज कैपेसिटी है कि वो उतना ही चार्ज डिलीवर कर पाएगी पर यूनिट टाइम। अगर एक सेल 10 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड डिलीवर कर पा रहा है, मीन्स क्या होगा कि वो 10 एम्पीयर करंट डिलीवर कर पा रहा है, यस और नो। तो आमतौर पे जो हमारे घर में 150 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, ऐसा लिखा होता है 150 AH लिखा होता है, कभी देखना हम कर जाएंगे। जो बड़ी बैटरी होती है ना इन्वर्टर के नीचे रखी होती है, उस पर कभी ऐसा लिखा होगा 150 AH या लिखा होगा 100 AH या 50 AH या 200 AH। AH का मतलब होता है एम्पियर आवर। क्या मतलब होता है, एम्पियर आवर। मतलब ये क्या है, ये करंट है और ये क्या टाइम है, तो ये क्या होगा, मतलब कि यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर आवर आल्सो अदर देन कूलम एंड इट इज अ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। एक नई चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, प्रैक्टिकल चीज, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर आवर। इसका मतलब ये होता है अगर बैटरी 150 एम्पियर आवर की है तो इसका मतलब है कि वो 150 एम्पियर 1 घंटे तक दे सकती है। क्या मतलब हुआ, 150 एम्पियर 1 घंटे के लिए वो आपको दे देगी। या अगर आपको टाइम पीरियड बढ़ाना है तो एम्पियर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 10 एम्पियर यूज कर रहे हो, 10 एम्पियर निकाल रहे हो बैटरी में से, तो बताओ कितने घंटे बैटरी चल जाएगी, 10 आवर कि 15 आवर। अगर 10 एम्पियर करंट बैटरी से ले रहे हो तो बैटरी की लाइफ कितनी है, बैकअप कितना है, बैकअप बोलते हैं ना, बैटरी बैकअप कम हो गया या ज्यादा हो गया, ज्यादा तो खैर होता नहीं है, तो 15 आवर का बैकअप हो गया। अगर आप यहीं पे करंट की वैल्यू बढ़ा देते हो, 15 एम्पियर करंट निकालना शुरू कर दो, यानी घर में आपने सारे पंखे कूलर टीवी सब चला दिया, तो क्या बोलेगा इन्वर्टर बोलते हैं ना, बीप करता है। जैसे अपने इंस्टीट्यूट में होता है कई बार, अपने इंस्टीट्यूट में कई बार होता है कि नीचे एम्पियर लोड बढ़ जाता है, ठीक है, लोड बढ़ जाता है तो इन्वर्टर बीप करना शुरू कर देता है, और उसका इंडिकेशन ये होता है कि आप लोड कम कर दो, जो उतना बैकअप नहीं निकाल पा रहे जितना कि आप लोड ले लो, मतलब उसका आउटपुट उतना नहीं जितना आपने इनपुट ले लिया है। समझ रहे बात को? तो ये कंसेप्ट है बच्चे, अगर 15 एम्पियर ले रहे हो तो आप खाली 10 घंटे तक ले पाओगे, टोटल 150 AH का मतलब ये होगा। प्रैक्टिकल चीज है, क्लियर है?
सर जब वो बीप करता है फिर जब वो बंद हो जाता है तो फिर वो जैसे रूम की लाइट सारे बंद हो जाते हैं तो फिर वो क्या सिग्निफाई करता है कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं बचा फ्लो करने के लिए। मेरे ख्याल से अगर डीप ओके क्या मतलब है, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, वो बता रहा था कि अगर वो बीप करता है और सब बंद हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। बैटरी डिस्चार्ज हुई मतलब फिर से चार्ज कि Q अपॉन T डिस्चार्ज मतलब चार्ज खत्म हो गया उसका, मतलब वो करंट दे नहीं पाएगी, करंट दे नहीं पाएगी तो अप्लायंसेस को चलने के लिए करंट चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब क्लियर हो गया? तो ये जो है ना प्रैक्टिकल यूनिट है AH का मतलब। आप घर जाकर बैटरी को देख लेना कि आपके घर में बैटरी कितने AH की है, कितने एम्पियर आवर की है। आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है 5000 mAh लिखा होता है कि भाई बड़ी बैटरी आ गई, महा बैटरी इसको बोलते हैं। 5000 mAh मतलब कि मिली एम्पियर आवर, क्योंकि छोटी बैटरी होती है फोन के अंदर। अब मेरे फोन की बैटरी 3000 mAh है, ठीक है। अब 3000 mAh है मतलब कि वो हार्डली 6 घंटे चलती है, क्योंकि फोन की यूजेस बहुत है। मेरे पास तो कम यूजेस है, घर में गए तो बच्चों ने गेम गूम डाल पता नहीं क्या कुछ करना, उन्होंने फोन बिल्कुल बुरी तरह से हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो ये 3000 बैटरी कुछ भी नहीं है, वो 2 घंटे लगातार यूज करते रहेंगे और खत्म बैटरी, गेम गूम चलाते उन्होंने खत्म। ओके, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज नॉट कूलम। कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, यू वुड से मिली एम्पियर आवर या एम्पियर आवर। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया आपको? तो बच्चे की वो जो बैटरी के अंदर जो लाइनें होती हैं जिनके अंदर हम पानी भरते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, 2000 सेल्स बेसिकली, 2000 सेल्स। तो अगर 6 सेल है और आपके पास में वहां पे एक सेल की कैपेसिटी कितनी है, 10 एम्पियर की है, तो 6 सेल लगे हुए हैं तो कितने होंगे, 60 एम्पियर, यानी बैटरी कैपेसिटी 60 एम्पियर आवर होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जितने ज्यादा सेल्स अंदर लगे होंगे उतनी ज्यादा बैटरी की कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा चार्ज को निकाल पाएगा या उतना करंट को दे पाएगा। चलो, सेल्स और बैटरी की तो बातें बहुत होगी। अब अगली टर्म आती है बच्चे EMF एंड TPD, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, EMF क्या है? EMF को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लोग बोलते हैं, बुक्स भी बोलती है, बट दिस टर्म इज क्वाइट मिसलीडिंग, मिसलीडिंग टर्म है ये। इट इज नॉट अ फोर्स। एक्चुअली बहुत सालों पहले हिस्टोरिकली, ये हिस्टोरिकल नेम है इसका, हिस्टोरिकल नेम है। बहुत सालों पहले जब देखा गया बच्चे कि आपने रिमोट के अंदर एक सेल डाला, रिमोट चलना शुरू हो गया, खिलौने के अंदर सेल डाला या बैटरी डाली, खिलौना काम करना शुरू कर देता था, बल्ब को सेल से जोड़ा, बल्ब जल गया। मतलब कि बैटरी कुछ ऐसा कर रही है, सेल कुछ ऐसा कर रहा है कि आपके डिवाइसेस को वो चला रहा है, यानी कि वो कुछ फोर्स दे रहा है। क्योंकि उस समय न्यूटन की मैकेनिक्स चलती थी, 200-300 साल पहले न्यूटन की मैकेनिक्स का बोलबाला था। उस समय फोर्स, मोशन, ये सब चीजें चलती थी। उस समय ये क्वांटम फिजिक्स थी, ये डेवलप हुई थी। तो उस समय बोला कि यार बैटरी लगाया तो काम करना शुरू कर दिया डिवाइस ने, मतलब बैटरी ने कुछ फोर्स दिया तो डिवाइस हमारी चल पड़ी। तो उस समय नाम दिया गया कि बैटरी इज जनरेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नाम दिया गया। और ये टर्म आज के डेट में क्या है, मिसलीडिंग है। लोग समझते हैं कि ये फोर्स है, बट इट इज नॉट फोर्स। पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, साइंस डेवलप नहीं थी, तब उसको फोर्स कह दिया गया। बट जब पढ़ाई होती गई, स्टडीज आगे आती गई, तो इसको फोर्स नहीं कहा गया, फिर इसको क्या बोला गया? देखो, नया कंसेप्ट क्या है, न्यू कंसेप्ट। नया कंसेप्ट ये है कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a cell when
नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब इससे कोई करंट निकाला नहीं जा रहा है। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम अक्रॉस अ सेल। देखो आप मार्केट गए और आप मार्केट में गए और आपने घड़ी के लिए सेल खरीदा एवरेडी का, ऐसे सेल, ये एवरेडी का सेल है, दिस इज एवरेडी सेल, स्पेलिंग मत जाओ, ठीक है। और ये सेल जो है कितने है, 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का सेल है। तो ये जो 1.5 वोल्ट है जो कंपनी लिख के बेचती है, छाप के बेचती है कि ये सेल इतनी वोल्टेज देगा, ये बैटरी इतनी वोल्टेज निकाल पाएगी, तो जो कंपनी जो प्रिंट करती है, जो प्रिंटेड वैल्यू है उसको बोलते हैं ईएमएफ, प्रिंटेड वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है। यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इसके अक्रॉस बोलो होगा। व्हेन द सेल इज नॉट यूज्ड, यानी कि व्हेन यू आर नॉट ड्राइंग एनी करंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी आई 0 होना चाहिए, यानी कि आप सेल को यूज नहीं कर रहे, सेल को आप यूज नहीं कर रहे, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो सेल निकाल सकता है वो उसकी ईएमएफ कहलाती है। तो ईएमएफ क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो बच्चे इसका जो सिंबल है ना, सिंबल बुक्स में ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन जैसा, इट इज नॉट एप्सिलॉन, इट इज ई, और इसको हम बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल को आप यूज नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट मानता हूँ, वैसे तो ये बता ही दिया मैंने आपको कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक बैटरी है ऐसे, ओके, और जो बैटरी है बच्चे 1.5 वोल्ट की है, तो बैटरी का यहाँ पे ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखना तभी सही रहेगा अगर मैं यहाँ से तार को बीच में से ब्रेक कर दूं। दिस सर्किट इज ओपन, इतना तो पता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब जो सर्किट में करंट दौड़ रहा है, ओपन मतलब जो सर्किट में करंट दौड़ नहीं रहा। तो ओपन सर्किट में जो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसमें से कोई भी करंट नहीं जा रहा। अगर मान लो कि सर्किट में क्लोज कर दूं तो बेटा इसमें से कुछ करंट जाएगा, मतलब बैटरी खर्च होनी शुरू हो गई। जब बैटरी खर्च होनी शुरू हो गई मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट का, ये इतना नहीं रहेगा। अब सेल आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, सेल आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जब सेल डिस्चार्ज होना शुरू हो गया मतलब सेल्स की एनर्जी खत्म होनी शुरू हो गई। मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब कि बैटरी की एनर्जी डाउन हो रही है, तो क्या अब भी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट रहेगा, ड्रॉप होगा। तो जब आप इस सेल में से करंट निकालना शुरू कर देंगे तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टीपीडी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट निकालते हैं तब, जब करंट नहीं निकाल रहा तो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम को क्या बोलता है, ईएमएफ। और जब करंट सेल से निकाल रहे हैं तो वोल्टेज जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी, ड्रॉप हो जाएगी, और जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसको हम बोल देते हैं टीपीडी, या जो वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद बची है उसको टीपीडी बोल देंगे। क्लियर है? क्लियर? तो बेटा जब ये 1.5 वोल्ट था तो यहाँ कुछ करंट गया, यहाँ पे कितना करंट हो गया, आई, इसके रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसकी इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। तो अगर यहाँ पे 1.5 वोल्ट है और करंट इसमें से निकाल दिया आपने, तो इसी में से कुछ वोल्टेज तो ये भी आ रहा है, ये वोल्टेज जो है इसी में से तो निकला है। बोलो, समझ आ रही है? पहले चीजें नोट कर लो, पहले ईएमएफ का डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद टीपीडी का डेफिनेशन नोट करो। टीपीडी पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इट इज
the potential difference across the terminals of the cell or battery when current is drawn from it, ठीक है बच्चे, when current is drawn from it, जब इसमें से करंट हमने विड्रॉ किया, ओके, जब सर इसमें हमने क्या किया, करंट ड्रॉ किया। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर मेरे पास में एक बैटरी है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ओके, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। बेटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई लोड हमने अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, लोड, चाहे बल्ब है, चाहे टीवी है, पंखा, कूलर, कुछ भी है, कुछ लोड हमने लगा दिया, और मैं चाहता हूं इस लोड, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सपोज करो इट इज 2 ओम, एंड आई वांट टू चेक कि भाई इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज खर्च हुआ। आपको मालूम है ये सिंबल किसका सिंबल है, वेरी गुड, वोल्टमीटर का सिंबल है। अच्छा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में चलता है, क्लास 10 में बताया गया होगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में चलता है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे करंट को नोट करने के लिए एक एमीटर लगा दो, सीरीज में, एमीटर सीरीज और वोल्टमीटर पैरेलल, लिखना है इस चीज को। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई एमीटर इज टेकन इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहती है, वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए वोल्टमीटर हमारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए लगाते हैं हम लोग। तो पैरेलल में लगाएंगे तो वो उतने ही वोल्टेज नोट कर लेगा जितने की वोल्टेज इसके क्रॉस है, जितने वोल्टेज इसके क्रॉस है 2 ओम के क्रॉस, उतने ही वोल्टेज नोट कर लेगा। अगर पैरेलल में फिट करेंगे, सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, चक्कर पड़ जाएगा। फिर एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करने के लिए, तो हमें यहाँ पे एमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वी वांट टू मेजर द एंटायर करंट। अगर इसको पैरेलल में फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड होगा, तो ये उतना करंट नहीं नोट कर पाएगा जितना बैटरी डिलीवर कर रही है, ये खाली उतना करंट नोट कर पाएगा जितना इसके अंदर गया, क्योंकि करंट की ब्रांचिंग हो जाएगी ना यहाँ पे जाके, कंसेप्ट है, ओके, क्लियर है। अब देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस सर्किट में कितना करंट दौड़ेगा, V upon R, ठीक है, 6 एम्पीयर करंट जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये 6 एम्पीयर करंट जाएगा तो वोल्टमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, यहाँ से I करंट गया और यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पीयर, तो यहाँ पे करंट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे V = 6 × 2 यानी कि 12 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। 12 वोल्ट थी और 12 वोल्ट ये खर्च कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है बात। ये तो है, ऐसा होना चाहिए, बट असल में इन रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में कुछ और हुआ, रियलिटी में कुछ और हो गया कि आपने यहाँ पे सर्किट को लगा दिया, ये 2 ओम था, ठीक है, यहाँ आपने वोल्टमीटर लगा दिया, ओके, और यहाँ पे सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का, या बैटरी लगी हुई 12 वोल्ट की, और यहाँ पे आपने देखा यार यहाँ पे करंट कुछ, यहाँ वोल्टेज कुछ और आती है, दिखना ये चाहिए था 12 वोल्ट, होना कितने था 12 वोल्ट, लेकिन ये जो वोल्टमीटर आपका 12 वोल्ट में दिखा रहा है, इट इज नॉट शोइंग 12 वोल्ट, इट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट वैल्यू, इट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट वैल्यू, और वो डिफरेंट वैल्यू क्या है, ये वो शो कर रहा है V डैश, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 12 वोल्ट। ये रियलिटी थी, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट में, 12 वोल्ट चाहिए था बट 12 वोल्ट इसने लिया नहीं, दिखाया नहीं, ठीक है, कितना दिखा रहा है हमें नहीं मालूम, कितना दिखा रहा है हमें नहीं मालूम, ठीक है, कि मालूम है नहीं मालूम, चलो बोल देता हूँ, चलो यहाँ पे 6 वोल्ट आ रही है, मान लेते हैं 6 वोल्ट दिखा रही है, 6 वोल्ट, तो बाकी 6 वोल्ट कहाँ गया, बाकी 6 वोल्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे गायब हुआ, बाकी 6 वोल्ट कहीं ना कहीं गायब हुआ,
वहां पे 8 वोल्ट भी हो सकता है, वहां पे 9 10 कुछ भी हो सकता है, वोल्टमीटर की रेटिंग कुछ भी हो सकती है, बट वो एग्जैक्टली 12 के बराबर नहीं होगी इन रियलिटी। होना ये चाहिए था, लेकिन आया ये। क्यों आया ये? बिकॉज जो सेल आपने लगाया ना, इस सेल के अंदर जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहती है। उस रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेल के अंदर रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे काउंट नहीं हो रही है, वो यहाँ काउंट नहीं हो रही है। अब सेल के कुछ ना कुछ अंदर रेजिस्टेंस होगी, और वो रेजिस्टेंस बच्चे मान लेते हैं रेजिस्टेंस है यहाँ पे R रेजिस्टेंस है। तो क्या हम यहाँ पे इस R की वैल्यू को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सर अगर हम बैटरी की रेजिस्टेंस x सेट कर लेते हैं और मतलब इक्वल कर देते हैं x प्लस r इज इक्वल टू 2 ओम, तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो। मैंने इतना गलत बोला है, सही बोला ये बता दो। आप निकालो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये जो है हमारा 6 वोल्ट रीड कर रहा है, 6 वोल्ट रीड कर रहा है? कितना यूज होता है? इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आनी चाहिए? 60 आनी चाहिए। बड़ा 6 वोल्ट ये शो कर रहा है, टोटल कितनी 12 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट कहाँ गई? वो 6 वोल्ट ये ले गया। कौन ले गया? ये ले गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वोल्ट अगर ये खा गया, यूज 6 वोल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई 6 वोल्ट हमें वहां पे दिखाई दिया वोल्टमीटर पे, 12 आने चाहिए थी, तो बाकी 6 कहां गया? बाकी 6 इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा लिया, या वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यूज 6 वोल्ट। अब करंट बताओ, करंट तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, करंट सेम रहेगा, यस और नो? I is equal to what? V upon R। तो V कितना रहेगा? 6 वोल्ट बाय R। I कितना है? 6। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। समझ में आया बात कि ऊपर से जा रहा है? एक बार फिर से बताओ। वन मोर टाइम। बेटा ये कंडीशन है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, टोटल 12 वोल्ट है, ठीक है। इसके पास कितनी होनी चाहिए? 12 वोल्ट आनी चाहिए। बट हमने जब चेक किया रियलिटी के अंदर, तो हमने देखा यार यहाँ पे 6 वोल्ट आ रही है। कितनी आ रही है? 6 वोल्ट आ रही है। हो सकता है यहाँ पे 4 वोल्ट आती, हो सकता है यहाँ पे 8 वोल्ट आती, 10 12 कुछ भी हो सकती थी, बट इससे यहाँ नहीं होगी। 12 यहाँ पे तब आएगा अगर यहाँ पे R की वैल्यू 0 हो जाए। R 0 तो यहाँ पे 12 वोल्ट पूरा आ जाएगा, बिकॉज R ही नहीं तो ड्रॉप होगा नहीं, अंदर खर्च होगा नहीं। अगर इसके अंदर R की वैल्यू कुछ है 1 2 3 कुछ भी है, तो वो वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसमें खर्च हो जाएगा, और जो बचेगा हिस्सा वो वोल्टमीटर रीड करेगा। तो बात समझ में आती है? मतलब ये कह रहा हूं मैं कि जो टोटल EMF है वो 2 पार्ट में यूज हो रही है। ऐसे ये किसके अक्रॉस है? अक्रॉस ये, और ये किसके अक्रॉस है? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वर्ड यूज करें स्मॉल r। R से हमेशा याद रखना स्मॉल r इज यूज्ड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज। तो बच्चे यहाँ पे कैपिटल R और ये वाला अंदर जो है वो स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। पता लग गया? तो यहाँ पे यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले नोट कर लो क्या ये तो EMF है बच्चे, ये TPD है, ये 6 वोल्ट है ना, ये TPD है। 12 वोल्ट तो मैक्सिमम है बैटरी का, ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम 2 हिस्सों में यूज हुई। भाई जितने रजिस्टर होंगे उतने वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाने हैं। ओके सर, जो पहले हमें देते थे क्वेश्चंस में वो क्या होते हैं? पहले जो क्वेश्चंस किए हैं कि वोल्टेज कितने हैं, उसमें क्या होता है? वो भी वो सारे EMF थे, वो सारे EMF। बट उस समय आपको EMF बताया नहीं है क्योंकि उस समय जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। इसको रेस कर दूं? यस सर। कर दो रेस। EMF का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन
when no current is taken from the cell. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? when cell is connected in the circuit and you are drawing some current from it. Okay. तो बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं आज। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो आपको मैं पूरे फील के साथ बता रहा हूँ यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। होना ये चाहिए था बट असल में होता ये है, रियलिटी ये है, ये हमारी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन और ये रियलिटी है। असल में ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट ने दिमाग दौड़ाया कि यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। 12 थी 6 आई दिखाया इसने 6, तो बाकी 6 कहाँ गया? बाकी 6 इसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होंगे सेल के अंदर उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस होगी। क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? इट इज द, इसका डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell। जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसका मुझे सिंबल आप ध्यान रखना, इसका सिंबल हमेशा ही हम लोग स्मॉल आर रखेंगे, कभी भी कैपिटल आर नहीं यूज करना, नेवर एवर। इन 2 years में क्या बातें नहीं, आपने अभी 12th में देखा, आगे कमिंग ईयर्स में जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे वहां पर भी इसका सिंबल स्मॉल आर ही चलेगा, ऑलवेज पेट हो गया चीज। ठीक है जी? तो स्मॉल आर फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल कर रहा है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ रखे हैं, वोल्टा सेल पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, वोल्टा सेल। चलो छोड़ो, देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा यहाँ पे ना एक केमिकल भरा होता है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा बट थोड़ी सी आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं। मैंने उस दिन आपको इंट्रोडक्शन दी थी। These are called इलेक्ट्रोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब होता ये है कि इसमें से एक टर्मिनल बच्चे होगा प्लस और एक होगा माइनस। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा कुछ होता है। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वो कैसे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह होती है, तो वो आप पढ़ोगे वहां पे। तो असल में होगा ये यहाँ पे कि एक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा वाला गेन करेगा। चार्ज कंजर्वेशन तो लगेगा। तो होगा ये बच्चे यहाँ पे कि एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस मीडियम की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब होगा क्या यहाँ पे, ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या करेगा बच्चे? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके थ्रू होगा? ये मीडियम के थ्रू होगा। तो जब वो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी है कि उसने इलेक्ट्रॉन की रुकावट जनरेट करनी है। मीडियम में उसको रोकने का वो करना है, प्रोसेस देना है या रोकना है उसको। तो दैट रोकना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो जो मीडियम ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस वो क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है। ठीक है, अब ये जो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है कि ये सेल कितना अच्छा है या कितना घटिया है। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी सेल उतना ही बेकार होगा। हम बोलते हैं ना कि एक सेल होता है उसको आप लगातार यूज करते रहो एंड आफ्टर सम टाइम इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब वो यूजलेस हो जाता है, उसको हमें थ्रो करना पड़ता है। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी सेल्स जिनको आप चार्ज कर पाते हो, जैसे बैटरी वगैरह होती है ना फोन की, इनको आप चार्ज कर पाते हो बार बार, लेकिन इनकी चार्जिंग की लाइफ होती है कि 100 चार्जेस हो सकते हैं या 200 चार्जेस हो सकते हैं, एक लाइफ होती है। उसके बाद में उनका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है। राइट, तो ऐसा क्या होता है कि उनको हम एक टाइम के बाद चार्ज नहीं कर पाते, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो दूसरे प्राइमरी सेल है उनको हम चार्ज क्यों नहीं कर पाते? जैसे कि वो घड़ी का सेल है उसको आप चार्ज नहीं कर सकते,
वो गया तो गया, यूज एंड थ्रो। ये आपको इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर वहां नहीं मिला तो फिर हम लोग बात करेंगे, फिर फिजिक्स वहां पे आएगी, ठीक है। तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। उसमें रिडॉक्स रिएक्शन और बहुत कुछ चीजें आती हैं, उनके बेसिस पे हम आंसर देते हैं। तो वो चीजें तो मैं भी आपको बता नहीं पाऊंगा, मैं तो आपको खाली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि वो चीजें कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो ये रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब जो भी आप यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट करोगे, यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहाँ कनेक्ट करोगे, दिस इज कॉल्ड लोड। पंखा, टीवी, बल्ब, जो भी। तो इसके लोड के बाद जो भी करंट जाएगा, वो करंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होते हुए जाएगा, इसके थ्रू होते जाएगा। मतलब जो करंट बनेगा, वो करंट क्या होगा, सेल की ईएमएफ डिवाइडेड बाय इस डिवाइस की रेजिस्टेंस और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी ये स्मॉल आर, उसका रेजिस्टेंस ई अपॉन आर। आर क्या होगा यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यस और नो। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं आया, पता लग गया। तो ये जो करंट बच्चे इस डिवाइस को मिलना है, ये करंट क्या होगा, इट इज द करंट ड्यू टू द व्हाट यू कॉल, दोनों रेजिस्टेंस में जो इफेक्ट आएगा, उसकी इफेक्ट की वजह से जो करंट बनेगा। इट इज नॉट ड्यू टू द सिंगल आर और ड्यू टू द सिंगल आर, इनका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से ये करंट बनेगा, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट बनेगा। अगर ये आर की वैल्यू 0 हो जाए तो करंट मैक्सिमम। आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। देख लो, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, I इंटू आर प्लस आर इक्वल टू ई, या इसको मैं लिख दूं I इंटू आर प्लस आई आर इक्वल टू दिस, लिख सकते हैं। ये क्या चीज है, दिस इज दी वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर, एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना मैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, these are the टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के अक्रॉस। यार ये दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सोच के बताओ। आई इंटू आर, इसी को बोलते हैं टीपीडी, यानी सेल्स के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कब लेना है टीपीडी, व्हेन करंट इज ड्रॉन। अभी ये सर्किट जो है वो कनेक्टेड है ऑन पोजीशन में, यानी करंट इसमें चले जा रहा है, ऐसे रन कर रहा है सर। अगर यहाँ पे ब्रेकिंग करते हैं, ऐसे ब्रेक कर दो इसको, अब करंट नहीं निकल रहा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। क्लियर है? Yes. अभी ये कनेक्टेड है, नोट करो थोड़ा बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या बना, एक मिनट, तो ये क्या बना, इसको मैं V लिख रहा हूँ, और ये मेरा हो गया प्लस आई आर, और ये मेरा हो गया ईएमएफ। तो एक रिलेशन बन गया, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इट इज। V is equal to E minus IR. V मेरा क्या है? V is वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर। V is called TPD. E क्या है? EMF. और ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो सेल की रेजिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। और बेटा ये क्वेश्चन तब यूज करनी है, यूज नोट मैंने कितना है, note this equation to be used when cell is discharging। जब सेल क्या हो रहा है बच्चे, डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की। डिस्चार्जिंग मतलब जब सेल से करंट बाहर आ रहा है, सेल से करंट निकाले जा रहा है।
ये क्वेश्चन तब यूज करनी है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या मुझे यहाँ पे एक बात बता सकते हो आप? सोच बताना, सोच बताना। क्या यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ टीपीडी इज लेस देन ईएमएफ? क्या नहीं? यस सर। बिल्कुल भाई, ई माइनस आई आ रहा है तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम में से इतना माइनस कर दोगे, ठीक है? तो इसमें से इतना माइनस कर दोगे तो व्हाट विल हैपन? टीपीडी आपका कम हो जाएगा, टीपीडी आपका कम हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो मतलब इसमें से कुछ आपका वोल्टेज ड्रॉप खत्म हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज दी टीपीडी। चलो बस डन।